नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल विंटर डे विद रश्मि। और एक बार फिर से आप और मैं मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए दिन, एक नए टाइम पे। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी शाम को 5:30 बजे। तो गुड मॉर्निंग जो लोग मॉर्निंग में देखेंगे, गुड आफ्टरनून जो आफ्टरनून में देखेंगे, और गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी जो इसको इवनिंग में देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक। अजीब सा नाम नहीं है? इधर कह रहा है अटलांटिफिकेशन, अटलांटिक ओशन तो अलग ओशन है, और इधर कह रहा है आर्कटिक। तो अटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक यानी ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से लिंक करता है, या आर्कटिक ओशन अटलांटिक ओशन के जैसे बिहेव कर रहा है। एंड इट इज अ टेल ऑफ मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सीज। बर्फ पिघल रही है, समुद्र का लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्कटिक। तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एवरीवेयर इट इज लाइक द आइस इज मेल्टिंग। ओके, द आइस इज मेल्टिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लोरा फौना इम्पैक्ट हो रहा है, और पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो सी लेवल में राइज हो रहा है। बर्फ एकदम पिघल रही है आर्कटिक ओशन की। आर्कटिक सर्कल पे जो बर्फ है, ग्रीनलैंड के आसपास की जो बर्फ है, दैट इज मेल्टिंग। सो वी आर गोइंग टू रीड व्हाई इट इज मेल्टिंग एंड व्हाई इट इज नोन एज अटलांटिफिकेशन। तो हम बात करते हैं कि आर्कटिक चेंज हो रहा है। अटलांटिफिकेशन क्या है, पानी क्यों गर्म हो रहा है, आर्कटिक के इकोसिस्टम पे, यहाँ के फ्लोरा फौना, एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर आर्कटिक में कुछ हो रहा है तो क्या उसका हम पे भी इम्पैक्ट आएगा? यस आएगा, हम पे भी आएगा, सब पे आएगा, हमारे मॉनसून पे भी आएगा। और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं अपने घरों में बैठे बैठे? तो देखिए आर्कटिक चेंज हो रहा है। आर्कटिक चेंज हो रहा है का मतलब ये है कि वहां पर जो बर्फ जमी हुई है वो अब पिघल रही है, डेजोलेट कर रही है, उस रीजन को छोड़ छोड़ करके जा रही है, और एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से, रैपिड स्पीड से ये जो आइस है मेल्ट हो रही है। बर्फ का पिघलना और बर्फ का जमना एक नेचुरल प्रक्रिया है, चाहे वो हिमालयाज की आप जो बिल्कुल चोटी है वहां पर देखिए हिमालयाज आइस कवर्ड है, जो उनकी टॉप पीक्स हैं दे आर आइस कवर्ड। उसी तरह से जो हमारे पोल्स हैं वहां पे भी बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये बर्फ का जो पिघलना हो रहा है ये उसके जो वापस जमने की स्पीड से ज्यादा फास्ट होने लगे तो वो चीज एक चिंताजनक सिचुएशन होती है, दैट इज अलार्मिंग। तो आर्कटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे प्लैनेट की हेल्थ के, उसके वेलबींग के लिए, और ये अब डिस्टर्ब हो रहा है। 2021 की एक स्टडी आती है अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के द्वारा, और 2022 में भी एक स्टडी इस तरह की एक लेटर निकाले जाते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि आर्कटिक गर्म हो रहा है, आर्कटिक ओशन पे हीट जो है वो बढ़ रही है 2 से 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से जो उसको होना चाहिए, और इसकी वजह से रीजन जो है बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है। अटलांटिफिकेशन क्या है? तो देखो ये तो है आपका, आप इसको देखो, ये है आपका अटलांटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन। हियर यू हैव नॉर्थ अमेरिका, हियर यू हैव साउथ अमेरिका, हियर यू हैव अफ्रीका, एंड दिस इज द यूरोप, यूरेशियन रीजन आप इसे मान लो, ठीक है, यूरेशियन रीजन। इसके बीच का जो ओशन है ना, ये वाला जो ओशन है, इसे अपन कहते हैं अटलांटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन। यहाँ नीचे जो है इसे सदर्न ओशन कहते हैं, और कई लोग इसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है एकदम ये दिस इज आर्कटिक, दिस इज द आर्कटिक एरिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अब आप खुद समझो, व्हाट इज दिस लैटिट्यूड, व्हाट इज दिस लैटिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5, दिस इज 66.5, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना होगा? ऑफ कोर्स वो टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑन द पोल्स, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। अब आप ऐसा समझो कि अगर ये अंटार्कटिका का गर्म पानी किसी तरह से इस आर्कटिक के एरिया में एंटर होने लग जाए, यहाँ से निकल निकल के ये आर्कटिक के एरिया में जाने लग जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? थिंक। अब आप इधर देखो, दिस इज, आई टोल्ड यू, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ओके। यहाँ से कोल्ड करंट आ रही है, करंट्स आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, दिस इज द कोल्ड लैब्राडोर करंट। अब आप ग्रीनलैंड का ये ईस्ट पार्ट देखो, इस ग्रीनलैंड के ईस्ट से एक कोल्ड करंट आ रही है, जो ब्लू लाइन्स हैं कोल्ड करंट की है, रेड लाइन्स हैं जो ये वार्म ओशन करंट्स की है, मतलब यहाँ पे गर्म पानी ऊपर जा रहा है जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पर बीच में एक आपको आइलैंड दिख रहा होगा जिसका नाम है सालबार्ड। ये जो सालबार्ड आइलैंड है,
इसके और ग्रीनलैंड के बीच में एक करंट आती है जिसका नाम है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट एंड इट इज अ कोल्ड करंट। ये बात आप याद रखना, ठीक है, कि ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है। ओके, अब अपन नीचे चलते हैं। इधर देखो आप, ये अपना हियर यू हैव ग्रीनलैंड, दिस इज द अटलांटिक ओशन, और ये अटलांटिक ओशन के इधर से ये जो ग्रीनलैंड है इसके इधर से ये कोल्ड करंट आ रही है। इधर भी आपको ये चीज दिख रहा है, ये गल्फ स्ट्रीम है जो ऊपर की तरफ जा रही है। गल्फ स्ट्रीम वार्म वाटर है, यही यूरोप को आइस फ्री रखने में हेल्प करती है। यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो आइस फ्री इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जारी होते हैं। इट इज अ वार्म वाटर करंट जो कि वहां बर्फ नहीं जमने देती है। अब ऊपर से आ रही है, बगल में एक आइलैंड है जिसका नाम है सालबार्ड। अब आप आगे देखो, होता क्या है कि कुछ एंटी साइक्लोनिक और साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही हैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस और साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही है जो कि एयर का मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से। और एयर का मूवमेंट कैसा हो रहा है या वाटर का मूवमेंट जो है वो कैसा हो रहा है? वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम अटलांटिक ओशियन टू द आर्कटिक, और ये गर्म पानी इस ठंडे पानी के एरिया में, इस ठंडे एरिया में जा रहा है और इसी चैनल से आ रहा है, इसी स्ट्रेट से जा रहा है। इस स्ट्रेट से जहां से ठंडा पानी आता है इसी के बगल बगल से एक और पतली धारा जा रही है जिसे गर्म पानी की धारा, वार्म वाटर करंट कहेंगे, और ये ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर जो बर्फ है उसको इम्पैक्ट कर रही है। आगे देखते हैं, लाइए। ये हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया है जिसके बेसिस पे आज का ये मैंने आपके लिए जो वीडियो सीरीज है इसको फॉर्म करा है। एंड दिस इज वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक ओशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मतलब हम पे भी ये जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और वो इतना चिंताजनक हो गया है कि हमें उसको न्यूज में भी छाप दिया है। ग्रीनलैंड की आइस शीट क्यों मेल्ट हो रही है एट एन अलार्मिंग रेट एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर मॉनसून? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 2021 जो था ना, इट वाज आर्कटिक 7th वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, 7वां सबसे गर्म साल आर्कटिक के लिए 2021 रहा है। अब बात करते हैं अटलांटिफिकेशन हो क्या रहा है। मतलब मैं हूं तो आर्कटिक, है ना, लेकिन मेरा नेचर कैसा होता जा रहा है? मेरा नेचर होता जा रहा है अटलांटिक की तरह। इसके कहते हैं अटलांटिफिकेशन। मतलब आई एम आर्कटिक, आई एम नॉट अटलांटिक, बट आई एम बिहेविंग, माई नेचर इज चेंजिंग एज अटलांटिक, आई एम टर्निंग वेरी मच लाइक अटलांटिक। इसका क्या मतलब हुआ? आर्कटिक इज टर्निंग वार्मर, गर्म हो रहा है आर्कटिक, इसीलिए इसे कहा गया अटलांटिफिकेशन। अब होता क्या है, गर्म पानी जो है अटलांटिक ओशन से ये डाइवर्ट हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये जा रहा है आर्कटिक ओशन में, और इसी फिनोमेना को अपन कहते हैं अटलांटिफिकेशन। इससे पूरा ओशन का स्ट्रैटिफिकेशन डिस्टर्ब हो गया। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर, ऊपर की ठंडी लेयर गर्म लेयर पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि जहां ठंडा पानी होना चाहिए वहां अब गर्म पानी एंटर हो रहा है, और इसकी वजह से हीट फ्लक्सेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा सी आइस जो है मेल्ट हो रही है। और इसके लिए पूरा कल्प्रिट माना जाता है आर्कटिक डायपोल को। आर्कटिक डायपोल अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। और ये सारा जो पानी एंटर हो रहा है आर्कटिक में, ये हो रहा है एक स्ट्रेट से जिसका नाम है फ्राम स्ट्रेट। अभी मैंने आपको बताया था सालबार्ड और ग्रीनलैंड के बीच में एक पतली सी कोल्ड करंट की धारा आ रही है जिसे अपन कहते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। उसी स्ट्रेट का नाम है फ्राम स्ट्रेट, ठीक है। तो अब ये जो फ्राम स्ट्रेट है, आप देखो, ये है आपका ग्रीनलैंड, दिस इज योर सालबार्ड, ये रहा सालबार्ड, दिस इज ग्रीनलैंड, और इसके बीच में से यहाँ से दिस स्ट्रेट इज नोन एज फ्राम स्ट्रेट। यहाँ से अटलांटिक ओशन का जो पानी है इट इज एंटरिंग द एरिया ऑफ आर्कटिक। और जब आप बर्फ पे गर्म पानी डालोगे तो बर्फ का क्या होगा? जब आप अपने घर के अंदर किसी बर्तन में बर्फ जमाते हो और वो निकलती नहीं है तो आप उसको पानी में डाल देते हो, गर्म पानी में डालते ही बर्फ पिघल जाती है ना, वही हो रहा है यहाँ पर। दैट इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन द आर्कटिक। इधर देखिए, ये देखिए, ये है फ्राम स्ट्रेट, दिस इज द ग्रीनलैंड, दिस इज द सालबार्ड। ये आपका जो है ये करंट है जिसका नाम है वेस्ट स्पिट्सबर्ग करंट, वेस्ट स्पिट्सबर्ग करंट, जो यहाँ से गर्म पानी को ऊपर लेकर के जा रही है। दिस इज कोल्ड करंट विच इज ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। दो करंट्स के नाम याद रखना, फ्राम स्ट्रेट में ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, वेस्ट स्पिट्सबर्गन करंट, ठीक है। तो आर्कटिक को पिघलाने के लिए, आर्कटिक की बर्फ को पिघलाने के लिए which current is responsible? It is a warm current. It is West Spitsbergen current and it flows through Fram Strait. Remember, Fram Strait is the place which is located between Greenland and Svalbard. Okay? एक और मैप में देख लो ढंग से, याद नहीं हुआ हो तो, कि this is Greenland, this is Svalbard and here you have the Arctic. ऊपर की तरफ आर्कटिक है, ये आपका पूरा अटलांटिक ओशन है, यहां से ऊपर जा रहा है पानी स्पिट्सबर्गन करंट के थ्रू, ठीक है।
आगे देखिए, अब हो क्या रहा है, हमने बात करी थी कि आर्कटिक डायपोल रिस्पॉन्सिबल है। आर्कटिक डायपोल क्या होता है? डायपोल का मतलब होता है दो पोल, है ना, टू पोल्स आर नोन एज डायपोल। इंडियन ओशन में भी डायपोल बनता है, पैसिफिक में भी डायपोल बनता है, जैसे अपन अल नीनो ला नीनो कहते हैं। ऐसे इंडियन ओशन में डायपोल बनता है, जैसे पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी इंडियन ओशन डायपोल कहा जाता है। पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा हमारे मॉनसून के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हमारे मॉनसून के लिए घातक है। अब आप इधर देखो, यहाँ पर भी इसी तरह से दो पोल बन गए। इधर अमेरिका की तरफ बनता है हाई प्रेशर और यूरेशिया की तरफ बनता है लो प्रेशर। यानी इधर बनती है साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोन कहाँ आता है भैया? जहां लो प्रेशर होता है। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहाँ होती है? ठीक है, नो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब हवाएं मूव करती हैं, व्हेन एयर मूव, और एयर का मूवमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो अपने साथ में पानी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जब एयर इधर से इधर मूव कर रही है तो ये नीचे से जो गर्म पानी है अटलांटिक ओशन में, इसको पुश करती है, इसको, इस अटलांटिक ओशन का जो पानी है इसको पुश करती है कि वो इधर आर्कटिक में एंटर होए, इस आर्कटिक में एंटर होए। और आर्कटिक में एंटर होने की वजह से आर्कटिक की जो बर्फ है वो पिघल रही है। तो भैया ये तो हुआ मोटा मोटा फिनोमिना कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम, जो वीडियो जो नासा ने अपनी साइट पे अपलोड कर रखा है, और आप इसे गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्लीज हैव अ लुक एट इट। सी, बर्फ बढ़ रही है, बर्फ घट रही है। गौर से देखिएगा, बढ़ेगी ठंड के टाइम पे, घटेगी गर्मी के टाइम पे। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन एज टाइम पासेस, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक, है ना, प्लीज हैव अ लुक कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ये जो बर्फ बढ़ रही है, ये जो बर्फ घट रही है, जो आपका ग्रीनलैंड का एरिया है, उधर जो आपका अमेरिका वाला एरिया है, इधर यूरेशिया का जो बिल्कुल बॉर्डर्स हैं, जिनको ये बर्फ शुरू में टच कर रही थी, अब ये उनको टच नहीं कर रही है। रादर इस आइस का जो एरिया है इट इज श्रिंकिंग। आई होप यू कैन जस्ट नोट डाउन। इनफैक्ट ग्रीनलैंड के पास में, ग्रीनलैंड की जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, उस ईस्टर्न कोस्ट पे भी शुरू में बहुत बर्फ थी, लेकिन अब ये बर्फ धीरे धीरे कम होने लग गई। आई होप यू कैन जस्ट मेक इट क्लियर कि अमेरिका से ये बर्फ धीरे धीरे, एंड दिस इज द ग्राफ दैट दे आर प्लॉटिंग कि अब जो आइस है वो कहाँ तक आ गई है। सो it is very much clear from this video, it is very much clear from this animation which NASA has given to us कि वो area, the area of Arctic which was under ice in 1975 to 1980 was more than 7 million kilometer square, right? It was more than 7 million square kilometers, और आज की तारीख में वो 7 मिलियन से घट करके आप इधर देखोगे तो ये मुश्किल से 4-4.25 के आसपास में रह गया, 4.25 around million square. So something which was at more than 7 is now very less. So it has decreased at an unprecedented rapid rate. तो आप समझ पा रहे हैं कि आर्कटिक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से वैसे इतना इम्पैक्ट हो रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग का एक फिनोमेना ये है कि एक आर्कटिक डायपोल बन रहा है। आर्कटिक डायपोल की वजह से जो पानी का मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है, वो फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ हो रहा है। मतलब अटलांटिक का पानी आर्कटिक में जा रहा है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। और ये आपको ने उसका लाइव वो देखा है। अब आप आगे देखो, जस्ट हैव अ लुक एट हियर। सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जैक्ट मैपिंग। ये आपका अमेरिका है, ये आपका सॉरी आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका सालबार्ड है, और इसके बीच में से जो वार्म करंट जा रही है ना, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आइस. This is another picture from NASA only, and they say that I think it is from NASA or any other side, but I remember it is from NASA. 1980s के अंदर की आप बर्फ देखो. Please have a look at this area, okay? This part, which is more whiter. ये है वो permanent ice और the old ice. This is the old ice. Old ice मतलब जो बहुत सालों से जमी हुई है, आज नहीं जमी है, बहुत सालों से जमी है. And this is the relatively newer ice. ठीक है, this is relatively न्यूअर आइस. ठीक है, जो न्यूअर आइस होती है ये बनती बिगड़ती रहती है एज पर सीजन. गर्मियों में पिघल जाएगी, सर्दियों में वापस जम जाएगी. लेकिन ओल्ड आइस जो होती है ना, वो परमानेंट होती है और वो इतनी जल्दी पिघलती नहीं है. एंड दैट मेंटेन्स द बेसिक नेचर ऑफ योर पोल्स. बेसिक नेचर, वो जो पोल्स का नेचर है. इनफैक्ट हिमालयस पे भी जो ओल्ड आइस है उसका होना बहुत जरूरी है. ओल्ड आइस जब नहीं रहेगी तो नई वाले आइस तो बहुत बनती है और बगड़ जाती है. उसका वो कोई परमानेंट नेचर ही नहीं है. ये ओल्ड आइस
1980s में कितनी थी और 2012, अभी हम 2023 में हैं, वी आर स्टार्टिंग इन 2023, तो ये फर्दर चेंज हो गई होगी। एंड जस्ट हैव अ लुक, इन 2012 इट वाज ओनली दिस मच लेफ्ट, ओनली दिस मच लेफ्ट। इसकी एग्जैक्ट स्टडी तो अपन सैटेलाइट से कुछ देख रहे हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट स्टडी के लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो फ्यॉर्ड्स हैं, है ना, यू ऑल दोज हु नो ज्योग्राफी प्लीज टेल मी व्हाट इज फ्यॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो फ्यॉर्ड्स हैं इनकी एग्जैक्ट स्टडी करी जाए कि पहले कितने बर्फ में दफन थे, अभी कितने बाहर आ गए हैं, कितना ये एरिया टूट फूट गया। इनको पढ़ने से बर्फ की जो एग्जैक्ट स्थिति है उसका पता चल पाएगा। तो ये बात हुई आपके अटलांटिफिकेशन की कि हमारी ओल्ड आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। हमारी ओल्ड आइस जो आर्कटिक का बेसिक नेचर मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेल्टिंग। इट इज मेल्टिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अ वेरी फास्ट पेस, which is not good, which is very unhealthy for the entire ecosystem, for this entire planet. It is very unhealthy for our India and our Indian monsoon. Now moving forward, please have a look at it. ये हमारा नॉर्थ पोल है, एक बार फिर से इसको देखो। ये बता रहे हैं कि 1979 के अंदर ये होती थी आर्कटिक की बाउंड्री, दिस रेड वन, दिस वाज द बाउंड्री, एंड नाउ इट इज दिस मच। और ये जो क्रेडिट है ये नासा की फोटो है, देखो, एंड दिस इज अ फोटो ऑफ 2005, दिस इज पिक्चर टेकन फ्रॉम 2005। सो जस्ट हैव अ लुक एट द पेस विद व्हिच दिस आइस इज मेल्टिंग अवे। ये ग्राफ है, आप इसमें देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इनिशियली इन द ईयर ऑफ 1985, जब आप में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस टाइम हमारी जो आइस है जो 4 इयर्स से पुरानी है, यानी ओल्ड आइस जो है उसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 35% के आसपास होती थी वो। 2021 के अंदर में जस्ट हैव अ लुक एट इट, इट इज नॉट इवन 5%. It must be around 3 to 2% only, I believe, 3, 4, 2% as per this March. And this is from 1985 to 2022, and the credit is not NASA, it is NOAA. Okay, so this is it. Are you getting the point? तो जो न्यूअर आइस होती थी वो उस जमाने में कंपैरेटिवली जस्ट हैव अ लुक कम हुआ करती थी। अब नई आइस जो है ना वो बहुत है ना, आप समझ पा रहे हो उस विड्थ से। लेकिन ओल्ड आइस जो पहले इतनी ज्यादा हुआ करती थी, नाउ इट इज नॉट देयर। So this is the change that our ecosystem is facing because of what we are doing to our environment, है ना। ये देखो, ये सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस हैं और ये इन्होंने बताया है कि यह वही जो डेटा अपन ने अभी उस मैप में देखा था कि पहले इट वाज 7.5 के आसपास में, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में इट वाज स्प्रेड दिस आइस, एंड नाउ इट इज ओनली 4.5 और समथिंग इन 2021. तो very less. The rate of change is told to be 12.6% per decade. हर 10 साल में 12.6% की रेट से चेंज आ रहा है। This is a huge change. This is not nice. The Arctic ice is now shrinking at the rate of 12.6%. NASA, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ पानी में चेंज हो रहा है। ठीक है, पानी के लोग मर जाएंगे, पानी के जंतुओं को खाना नहीं मिलेगा। आर्कटिक ओशन पे जो लोग बर्फ में ही जो जानवर या सर्वाइव कर पाते हैं वो जानवर अब नहीं रहेंगे। हमको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। जब वहाँ का फ्लोरा और फौना इम्पैक्ट होएगा, जब वहाँ पे रहने की वजह से ओशन का जो फ्लोरा फौना इम्पैक्ट होएगा, जब वहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज का अटैक होने लगेगा और वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होएगा, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आएगा। पहला इम्पैक्ट जो आएगा ना वो तो ये होगा कि हमारा एयर सर्कुलेशन ही चेंज हो जाएगा ऊपर से। आप समझो कि हमारा जो ये अर्थ है ना, यहाँ पर है बर्फ, ठीक है, इट इज हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर जोन है हमारा, और यहाँ से विंड्स चलती हैं, विंड्स मूव। अगर यहाँ का हाई प्रेशर वीकन अप होने लग गया तो आप समझ लो कि विंड का पैटर्न है वो पूरा डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। एंड इट इज कॉज्ड बाय मेल्टिंग सी आइस अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर इन द अरेबियन सी। आपका अरेबियन सी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर वगैरह बढ़ रहा है। मॉइस्चर की वजह से आप इंटेंस रेनफॉल, बारिश होना अच्छी बात होती है, लेकिन इंटेंस रेनफॉल होने से फ्लड्स आ जाते हैं, वो एक डिजास्टर होता है, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता है, बह जाता है सब कुछ। तो फ्लड्स जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सी व्हाट इज हैपनिंग वेयर एंड वेयर इज द इम्पैक्ट। जो क्रिएट कर रहा है ना इम्पैक्ट, उसी पे आ रहा है, आई मीन ह्यूमंस, ओके। अब आर्कटिक इकोसिस्टम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखो आर्कटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। इस अटलांटिफिकेशन का इम्पैक्ट ये है कि वार्मर अटलांटिक वाटर जो है वो आर्कटिक में बह रहा है। इसकी वजह से नई स्पीशीज ऑफ प्लैंक्टन्स एंड फिश वो जो हैं, जो आर्कटिक में पाई ही नहीं जाती, लेकिन अटलांटिक के पानी में तो होती हैं। कुछ ऐसा प्लैंक्टन होगा, कुछ फिश होगा जो आर्कटिक में नहीं होता था, लेकिन अब अटलांटिक का पानी वहां जा रहा है, तो अटलांटिक की जो फिशेस हैं वो भी आर्कटिक में जा रही हैं। अटलांटिक के अंदर जो प्लैंक्टन है वो भी आर्कटिक में जा रहा है।
जो प्रीवियसली उस रीजन में नहीं पाया जाता था। इस तरह का इन्फ्लक्स नई स्पीशीज का, ये वहाँ का जो डेलिकेट बैलेंस है, बहुत ही फ्रेजाइल बैलेंस है आर्कटिक का फूड वेब का, उसको डिस्टर्ब कर देगा। और वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज हैं, जो वहाँ पे परमानेंट रहती आई हैं हमेशा से, सदियों सदियों से जो जानवर वहीं रह रहे हैं, जो प्लांट्स वहीं रह रहे हैं, वो स्ट्रगल करेंगे एंड दे विल कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। फूड की कमी होगी, फूड के लिए स्ट्रगल करेंगे। ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एलियन स्पीशी किसी और जगह पे जाके उसको इन्वेड करती है ना, तो वहाँ पे उसका प्रेडेटर नहीं होता। जब उसका प्रेडेटर नहीं होता ना, तो उसकी ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड रेट से होती है और वो पूरा इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से द आर्कटिक कॉड, ये भी एक मछली है विच इज क्रूशियल प्रे स्पीशी फॉर मेनी मरीन मैमल्स एंड बर्ड्स। मतलब आर्कटिक कॉड नाम का एक वो है, बहुत सारे मैमल्स और बर्ड्स इसको खाते हैं। इसको आउट कम्पीट कर दिया गया बाय द न्यू अराइवल्स। अब ये पाया ही नहीं जाता। अब जब आर्कटिक कॉड नहीं रहेगा तो ये मैमल्स कैसे जिंदा रहेंगी, बर्ड्स कैसे जिंदा रहेंगी? Just think over it. So the changes in the Arctic ecosystem, they're affecting the behavior and the migration pattern of many animals. आर्कटिक में जो चेंज हो रहा है, वहाँ की जो ठंडी गर्मी में जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो बहुत सारे जानवर वहाँ पे माइग्रेट करके आते थे और जाते थे, उनके पैटर्न में चेंज हो रहा है। बहुत सारी स्पीशीज लाइक द पोलर बेयर, दे रिलाई ऑन सी आइस फॉर हंटिंग एंड ब्रीडिंग। उनको तो ब्रीड करने के लिए और हंट करने के लिए सी आइस की जरूरत है। व्हेन देयर इज नो आइस, देयर वुड बी नो पोलर बेयर्स आल्सो। With the sea ice retreating at an unprecedented rate, these animals are being forced to adapt to new conditions or faced extinction. या तो आप adaptation कर लो, अगर ये जानवर अडेप्ट कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे एक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जानवर को आप पढ़ लेना अपनी उसमें तैयारी में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे कि वॉलरस, दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट्स एंड आर हैविंग टू ट्रैवल फर्दर टू फाइंड फूड। दूर दूर जा करके खाना ढूंढना पड़ता है, अपने हैबिटेट से दूर हो गए हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये सब कुछ हम अटलांटिफिकेशन देख रहे हैं, आर्कटिक का पानी इसमें जा रहे हैं, इससे है ना पूरा सी आइस कवर खराब हो रहा है, ओशन करंट्स खराब हो रहे हैं, वेदर का पैटर्न खराब हो रहा है। एवरीथिंग इज गेटिंग इम्पैक्टेड एंड नॉट ओनली इन द आर्कटिक बट रीजन्स बियॉन्ड। हमारे यहाँ तक ये सब कुछ हो रहा है एंड इट इज मेल्टिंग अवर परमाफ्रॉस्ट। एक और बात आपको बताती हूँ, जब बर्फ पिघलती है, परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होता है, बर्फ पिघलना मतलब परमाफ्रॉस्ट की बात कर रही हूँ। व्हेनेवर द फ्रॉस्ट विच इज परमानेंट, विच वाज देयर फ्रॉम सेंचुरीज, वो जब बर्फ पिघलेगी ना, तो उसके अंदर दफन होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड बहुत सारे डिजीजेस के एलिमेंट्स जो उसके अंदर दफन होंगे। वो बर्फ पिघलेगी एंड ऑल दोज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आर गोइंग टू कम टू लाइफ वंस अगेन। जैसे वो जो हॉरर मूवीज होती है ना, उसके अंदर में जो घोस्ट होता है, जो भूत होता है, उसको एक किताब में या फिर एक वो उसको क्या कहते हैं, लोटे में पुजारी जी ऐसे बंद करके, या फिर अगर आप कोई हॉलीवुड देख रहे हैं तो प्रीस्ट जो होते हैं वो उसे ऐसे बंद करके कहीं अंदर छुपा देते हैं ना, तो वही है, दे आर द गोस्ट एंड दे वुड कम टू लाइफ वंस अगेन एंड दे गोइंग टू डिसरप्ट आवर नॉर्मल बीइंग। और फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से वैक्सीन ढूंढेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आपने देख लिया है भैया, सी लेवल राइज हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, कोस्टल एरियाज तो डूब जाएंगे जैसे जैसे पानी बढ़ेगा, परमाफ्रॉस्ट आपका मेल्ट हो रहा है। अच्छा, एक और बात है, जब बर्फ पिघलेगी तो उसके अंदर मीथेन गैस भी एम्बेडेड है, ये मीथेन गैस रिलीज होगी। और आपको बता दें, मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज्यादा है। तो जब ये गैस रिलीज होगी तो एटमॉस्फेयर को और ज्यादा गर्म करेगी और ज्यादा गर्म करके फिर क्या होगा, फिर बर्फ और ज्यादा पिघलेगी वापस से। तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ विशियस सर्कल, a vicious cycle. It is a potent greenhouse gas and to more extreme weather events and further melting of sea ice. और ज़्यादा extreme events होंगे और फिर और ज़्यादा बर्फ पिघलेगी। इसी के साथ मैं आपको एक और न्यूज़ देती हूँ कि ये सब कुछ आर्कटिक में हो रहा है ऐसा नहीं, अंटार्कटिक में यानी जो साउथ पोल है वहां पर भी एक ग्लेशियर है जिसका नाम है टोटन ग्लेशियर, जो कि बहुत बड़ा ग्लेशियर एंड इट इज मेल्टिंग फास्ट। तो आप समझो कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू वन एरिया, इट इज एवरीवेयर। एंड आई डोंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऐसा सुना था कि अभी थोड़े दिन पहले किलिमंजारो जो है विच इज जिसकी जो पीक है वो भी आइस कवर्ड रहती थी, नाउ देयर आइस देयर ऑल्सो इट इज मेल्टिंग। तो बर्फ पिघल रही है, इसका मतलब हमारा, और आपको पता होगा भी ईरान में जो टेम्परेचर है टच 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू जस्ट इमेजिन अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड? मतलब इट इज हार्ड फॉर मी इवन टू इमेजिन कि इतना टेम्परेचर कभी हो सकता है। एंड इट हैपेंड इन ईरान, इट हैपेंड इन ईरान। मतलब इतने टेम्परेचर में आप कैसे सर्वाइव करोगे? आप बाहर निकलोगे ना तो लिटरली आपका ऐसा मान लो आप बिल्कुल रोस्ट हो जाने वाले हो। आपका है ना वो पनीर का क्या बनता है वो, इट इज ग्रिल्ड, आपका ग्रिलिंग हो जाने वाली है एक अच्छे से, और मतलब कुछ नहीं बचने वाला है। तो आप इस टेम्परेचर पे आप जा रहे हो। फिर अभी रिसेंट में आपको मैं बताऊं, अभी थोड़े दिनों पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूएन के किसी मेंबर ने ऐसे बोला था कि अर्थ जो है, या फिर यूएन हेड ने बोला था कि अर्थ जो है इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम, अभी हम क्या कहते थे, ग्लोबल
वार्मिंग, व्हाट वी यूज्ड टू से ग्लोबल वार्मिंग, और अब हम ग्लोबल वार्मिंग से कहाँ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबल बॉइलिंग। मतलब अभी तो हम वार्म हो रहे थे, गर्म हो रहा था ज्यादा, लेकिन अब तो बॉइलिंग होने लग गई है चीजों की। And this was in context of this Iran 70 degrees centigrade. So just think, what are we doing? We are sitting in AC, okay, but can you sit for 24/7 into an AC? मतलब हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गैजेट्स इन पेट्रोल डीजल, एक जना जा रहा है और पूरी गाड़ी को यूज कर रहा है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हमको खरीदनी नहीं है क्योंकि हमको तो कॉम्पेटेंट शो करना है बहुत सारा। वो जो हमने गाड़ी खरीदी है नॉन फ्यूल एफिशिएंट, उसमें हम अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे, एनवायरमेंट को भी खराब करेंगे। रादर या तो 2-4 लोग मिलकर के जाओ यार, ऑफिस वगैरह शेयरिंग कर लो और कुछ कर लो, बट डू समथिंग फॉर दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉटन ग्लेशियर। इसको याद रखना कि टॉटन ग्लेशियर कहाँ है। टॉटन ग्लेशियर अंटार्कटिक में, और अंटार्कटिक के ये है टॉटन ग्लेशियर, दिस इज टॉटन ग्लेशियर, ओके। दिस इज इन द ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ अंटार्कटिक के अंदर पाया जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट रिमूव कर लो। दुनिया सुधारने की शुरुआत जो होती है ना, वो खुद से ही होती है। हम अपने आप को सुधार लेंगे तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। एक एक करके शुरुआत होती है, ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा देश इकट्ठे ही चालू करेगा। स्टार्ट 1 by 1। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के आ रहे हैं, हम फेम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। कोशिश करिए कि जहाँ पर हो सकता है वहाँ साइकिलिंग करिए, पैदल जाइए, बॉडी भी अच्छी रहेगी, मोटे भी नहीं होएंगे, फिर पिज्जा बर्गर भी खा पाएंगे, तो क्यों ना साइकिल से जाएं। कोशिश करिए कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हो। क्यों लगाने हैं वो 100 वाट का पीले रंग का बल्ब, क्योंकि आज आप तो अपना बिजली का वो सोच करके या खर्चा कम की वो बल्ब, अभी भी देयर इज अ टेंडेंसी, मैंने ऐसा देखा है कि नहीं वो बल्ब सस्ता आता है तो CFLs आर कॉस्टली, सो वी आर नॉट गोइंग टू बाय CFLs और LEDs, बट वी आर गोइंग टू बाय व्हाट, दोज वही येलो वाला बल्ब्स, है ना, दैट वन, एंड दे आर सो अनएफिशिएंट। तो आप अब तो एनर्जी एफिशिएंट लेबल्स आते हैं, स्टार्स देखिए और उसके बाद में उनको परचेस करिए, दे आर गोइंग टू हेल्प। ट्राई टू बी वीगन। आप जितना नॉनवेज खाते हैं ना, वो एनवायरनमेंट को उतना ही लॉस करता है, क्योंकि पहले तो आप पेड़ पौधे उगाओ, फिर पेड़ पौधे उगा कर उनको जानवरों को खिलाओ, फिर वो जानवर बड़े होंगे। सो vegan diet is good for you, it is good for your environment, it is good for health also, okay. And I'm not saying this because I am a vegetarian, but I'm saying this on scientific grounds. You can study, this is not my topic, but you can study on your own on Google that it is good to be vegan. So please try to shift to vegetables and plant based diet, okay. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें हम, रादर देन जितना हो सके इनको यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि कोयला जो है वो कम से कम काम में लिया जाए। कोयला जितना कम काम में लेंगे उतना ही कार्बन फुटप्रिंट हमारा रिड्यूस होगा। सो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, कमरे से जब भी बाहर जाएं तो लाइट स्विच ऑफ करके जाएं। एसीज को भी कोशिश करें कम से कम चलाएं। सारे दिन क्या एसी चला कर रखना, एसी इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब आपका कमरा अंदर ठंडा हो रहा है, लेकिन बाहर जाकर के खड़े होकर के देखिए कितनी गर्मी फेंकता है वो। द फैन, द आउटर यूनिट ऑफ द एसी, इट इज सो हॉट यू कैनॉट स्टैंड देयर फॉर 5 minutes एंड आई अश्योर यू दैट। और अब वो सारी गर्मी आप बाहर फेंक रहे हो। अब सारा दिन एसी चलाओगे तो बाहर तो गर्मी फेंक रहे हो ना। हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, और फील करो उस चीज को कि दिस प्लैनेट इज फॉर सस्टेनेबल यूज एंड इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड, है ना। पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। अगर आपने गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराई है, ट्राई जैसे भी आप कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल और हेल्दी बनाइए, ट्रीज को प्लांट करिए और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ करके जाइए। सो दैट इज इट। सो वी डिड अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक ऑफ climate change, and related to climate change is Atlantification of the Arctic. So thank you very much. ये था आज का टॉपिक, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। योर सपोर्ट इज मच 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 नीडेड, एंड माई चैनल नेम इज विन टुडे विद रश्मि। प्लीज़ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप इसे लाइक कर देंगे, तो शेयर कर देंगे। थैंक यू की स्पेलिंग में के मिसिंग है, THANK, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बोलिए ऐसे शेयर करें। आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बट आई एम गेटिंग वेरी लेस सब्सक्रिप्शंस एंड लाइक्स। सो जो भी इसे देखे सुने, अगर यहाँ तक आपने सुना है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मी। थैंक यू।